Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बलिदान दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि, कहा राष्ट्र की सेवा में समर्पित थे डॉक्टर मुखर्जी। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने कसी कमर, अगले महीने से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा तैयारियों में जुटी सरकार। ऋषिकेश शहर की व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन में नगर आयुक्त, साफ सफाई से लेकर तमाम व्यवस्थाओं पर फोकस, बैठक पर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। बागेश्वर में साइबर अपराधों और नशे के खिलाफ जागरूकता, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक, एनसीसी के छात्रों को दिया गया प्रशिक्षण। चमोली में बारिश के कारण हो रहा भूस्खलन, चारधाम यात्रा जाने वाले पर्यटकों की बड़ी मुश्किलें, मंगरौली के समीप मार्ग हुआ बाधित। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान के विचार को जनमानस तक पहुंचाने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए दिया गया उनका बलिदान हमें सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके विचार, आदर्श और मां भारती की सेवा के लिए समर्पित संपूर्ण जीवन देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात कर एक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। उसके संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित उस शख्सियत को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जैसा कि अभी संजय जी और अर्जुन जी ने पहले बताया कि डॉक्टर साहब बहुत ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। हमेशा प्रथम दृष्टि से तो श्रेणी में ये पास हुआ करते थे। उस जमाने में बैरिस्टर की उपाधि मिलना, पढ़ने के लिए इंग्लैंड को भेजा गया था। वहां से बैरिस्टर की डिग्री लेकर हिंदुस्तान आए और मात्र 37 वर्ष की आयु में, उनकी उम्र 33 साल थी, वो कुलपति हुए। दोहराऊंगा नहीं, जो विषय को उन्होंने ले लिया, क्योंकि हमेशा उन्होंने हिंदू के हितों की बात की। मुस्लिम लीग से उनका हमेशा बैर रहता था और जब एक संयुक्त मंत्रिमंडल से बना, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें आपको कैबिनेट में जगह मिलने के कारण, कई बिंदुओं पर विरोध होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया और 1951 में भारतीय जनसंघ की। और विगत रात्रि हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। जेपी बैंच के पास भारी मात्रा में मलबा आने से लगभग 1.5 घंटे मार्ग बाधित रहा, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग को यातायात के लिए खोला गया। इस दौरान हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे और वहीं नालियां चौक होने से बरसात का सारा पानी सड़कों पर आ गया। समाजसेवी अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी में लगभग 10 जून के आसपास मानसून आ जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को समय से नालों को खोल दिया जाना चाहिए था, जिसका दुष्परिणाम अब देखने को मिल रहा है। मसूरी में हो रहे अंधाधुंध निर्माण कार्यों का मलबा नाले खालों में फेंकने से मूसलाधार बारिश के बाद सारा मलबा सड़कों पर आ जाता है। संबंधित विभाग इस बार लापरवाह बने हुए हैं। मसूरी नगर पालिका को भी नाले खेलों की सफाई का कार्य बरसात के बाद ही याद आता है। पता है कि मसूरी में जो लोकल मानसून है वो लगभग 10 जून के आसपास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की कमी देखी गई है, क्योंकि
उनको पहले से इस चीज का ज्ञान था कि भाई नाले खाले खोलने हैं, नालियां खोलनी है, सब चीजें खोलनी है। जो बरसात आने से पहले ही वो जो मलबा है जो जिससे वो चौक हो जाता है, उनको पहले ही साफ कर देना चाहिए था। जो मलबा आ रहा है और जहां निर्माण कार्यों का मलबा भी अगर डंपिंग जोन में न डालकर ऐसे नाले खालों में डाला जा रहा था, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। हरिद्वार एआरटीओ निखिला शर्मा ने आमजन को राहत दिलाने वाली सराहनीय पहल की है। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय में डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई है। इस प्रणाली की खास बात यह है कि इसका सॉफ्टवेयर किसी आईटी कंपनी ने नहीं बल्कि खुद कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि से आने वाले एआरटीओ निखिल शर्मा ने तैयार किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कार्यालय में भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए एक डिजिटल टोकन सिस्टम जरूरी है और इस पहल से आम जनता को सरकारी दफ्तरों में बार बार लाइन लगाने वाले भटकने से राहत मिलेगी और अब कार्यालय में आने वाले लोग वेटिंग रूम में लगे स्क्रीन पर अपना टोकन नंबर देख सकते हैं और बिना अफरा तफरी के क्रम के अनुसार तरीके से अपना काम करवा रहे हैं। उस पर्टिकुलर विंडो पे, क्योंकि विंडो नंबर भी प्रदर्शित होता है कि उसे किस विंडो पे जाना है, तो वो व्यक्ति उस विंडो पे चला जाता है, जिससे कि कतारें नहीं लग रही हैं, व्यक्ति को पता चल जा रहा है कि उसे किस विंडो पे जाना है और जब तक उसका टर्न नहीं आ रहा है वो आराम से वेटिंग हॉल में बैठ के अपनी टर्न की प्रतीक्षा करे। और आगे बढ़ेंगे जहां शहर में साफ सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा अस्थायी अतिक्रमण पर जल्द ही कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। जहां आपको बता दें कि नवनियुक्त नगर आयुक्त गोपाल राम बिंदवाल चार्ज संभालने के बाद कई बिंदुओं पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नगर आयुक्त का सबसे पहला फोकस शहर की साफ सफाई को और ज्यादा बेहतर करने पर बना हुआ है और इसलिए उन्होंने बैठक कर पर्यावरण मित्रों के लिए बीट क्षेत्र के निर्धारण के दिया है। नगर आयुक्त ने बताया है कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश शुरू की गई है। त्रिवेणी घाट पर कचरा न फैले, इसके लिए जगह जगह कूड़ेदान और जागरूकता के डिस्प्ले लगाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी न हो, इसके लिए तमाम फुटपाथ पर हुए अतिक्रमण को भी जल्द ही हटाया जाएगा। त्रिवेणी घाट पर साफ सफाई की व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार को भी समय समय पर फीडबैक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए जाएंगे। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए शहर में जल्द ही एंटी लार्वा दवाई का भी छिड़काव किया जाएगा। डेंगू से बचाव की टिप्स भी शहरवासियों को पर्यावरण मित्र देंगे और सोशल मीडिया भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम में मेन पावर बढ़ाने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का प्रयास भी होगा। और आगे बढ़ेंगे जहां आज भी प्रदेश में मौसम बिगड़ा हुआ नजर आएगा। दरअसल कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं नैनीताल, उधम सिंह नगर और देहरादून में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश भर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना है। तो वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बने रहने का अनुमान है। 29 जून तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है। आकाशीय बिजली, झोंकेदार हवाओं के समय घर के अंदर ही रहे। बारिश के दौरान जो है घाट गदेरों के आसपास न हो खड़े और चार धाम यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्रियों को भी इसके लिए हिदायत दी गई है। और इसी के साथ साथ बता दें कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पहाड़ों पर भी आवाजाही करने वाले लोग सावधानी बरतें और मौसम का अपडेट देखकर ही चारधाम की यात्रा करें। जो मानसून आ ही चुका है पूरा, उसमें कवर किया था। तो ये जो है चीजें एक्टिविटी अगर बात करेंगे आप, तो आज अगर मैं कहूं अनेक जगहों तक में बारिश मिलेगी। चांसेस कम है, फिर भी आप कह सकते हैं कि जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है या देहरादून भी है, तो इसमें संभावना कि एक आध जगह में मिल जाए। कल देख रहे हैं तो कल भी नैनीताल और इसी में दिख रहा है कि हैवी रेन से का धोखा मिल जाए नैनीताल और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। बाकी जगह हल्की से मध्यम तक की बारिश है और अनेक जगहों तक में मैं कहूंगा ये 2 दिन जो है करिए। लेकिन जब आप 25-26 में जा रहे हैं
या 27 में देख रहे हैं, तो ज्यादातर जगहों में बारिश है, हल्की से मध्यम बारिश है। और साथ में हैवी वेरी हैवी रेन की बात करें जो 25 तारीख है, तो उसमें देहरादून और नैनीताल और उधम सिंह नगर, इनमें आप देखेंगे कि हैवी से वेरी हैवी रेन की भी संभावना है। बाकी हैवी रेन से जो और भी डिस्ट्रिक्ट हमारे, चाहे वो हरिद्वार है, टेरी, पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं क्षेत्र में देखेंगे जो बागेश्वर है, और इसी तरह आपका जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, ये तो इसमें भी जो है हैवी रेन्स जो है 25 तारीख को दिख रही है। और 26 में भी करीब करीब इसी तरह है। वेरी हैवी तो 26 को नहीं लग रहा इतना, लेकिन हैवी तक की रेंज इन डिस्ट्रिक्ट में आगे भी दिख रही है। तो मैं कहूंगा कि पूरे सप्ताह अच्छी बारिश है, हल्की से मध्यम जहां तक है। तो 25-26 में जैसे देख रहे हैं, तो उसमें हैवी वेरी हैवी तक की भी संभावना है, खासकर देहरादून, नैनीताल अगर देखते हैं। हैवी रेंज है, ठीक है, एका दुक्का जो है 26 तारीख में भी जो ये डिस्ट्रिक्ट है या इनसे लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है उनमें मिलेंगे। नशामुक्त उत्तराखंड अभियान के अंतर्गत एसओजी, एएनटीएफ और साइबर क्राइम सेल द्वारा डिग्री कॉलेज बागेश्वर में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में एनसीसी कैंप में उपस्थित छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभाव और नशे के कारण होने वाले आर्थिक बर्बादी और उससे बचने के समाधान और सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही युवाओं को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने को लेकर प्रेरित भी किया गया। वहीं युवाओं को नशे से दूर रहने की प्रेरणा और संकल्प दिलाया गया। टीम द्वारा बढ़ते हुए साइबर अपराध और डिजिटल स्पेस में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में सचेत करते हुए एनसीसी कैडेट्स को साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया। साइबर खतरों जैसे कि साइबर ग्रूमिंग, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया प्रोफाइल की सुरक्षा और ड्रग्स के विरुद्ध गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1933 आदि के संबंध में भी जानकारी दी गई। साइबर क्राइम .gov गवर्नमेंट डोमेन होता है, GOV, ठीक है। cybercrime.gov.in, यहाँ पे आपने अपने एंड्रॉइड फोन से यहाँ से करना है। फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको रिपोर्ट का, रिपोर्ट एनोनियस करके फर्स्ट ऑप्शन आएगा। महिलाओं और बच्चों के साथ वाले रिपोर्ट अनोनियस लिख लीजिएगा। हम उसके नेक्स्ट चरण में कहाँ जाने वाले, ये भूल गया आपका। और वही कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार ने कमर कस ली है। अगले महीने कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में तैयारियों में सरकार जुट गई है। यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। कहा कि 27 जून को 5 प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ होगी अंतर्राज्यीय उच्च स्तरीय बैठक। कांवड़ यात्रा, कांवड़ की ऊंचाई, डीजे, एसओपी, कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। यात्रा में हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें सारे इश्यूज, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूंकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मान पूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू होगा और कोई ऐसी स्थिति होगी तो पुलिस अपनी सख्ती से भी पेश आएगी और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
और लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके चलते चारधाम यात्रा जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं चमोली जिले के नंदा नगर नंदप्रयाग मोटरमार्ग गंगरौली और समीप सड़क पर भारी बोल्डर आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन की टीम मार्ग को खोलने का कार्य कर रही है। इस दौरान चमोली पुलिस ने यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा है कि जनपद में लगातार बारिश हो रही है और इस दौरान मौसम का पूर्वानुमान और मार्गों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए अपनी यात्रा के लिए निकलें। आगे बढ़ेंगे जहां पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह का नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी है। पौड़ी पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 11.43 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया है कि श्रीनगर पुलिस और सीआईयू टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान उफलडा पौड़ी से 2 युवकों को 11.43 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। तस्करों को पहचान ललित सिंह और राजू कार्की के रूप में की गई है। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वह स्मैक बरेली और देहरादून से लाकर श्रीनगर में कॉलेज और अन्य संस्थानों के छात्रों को महंगे दामों में स्मैक बेचते थे, जिससे कि उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तस्करों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस तस्करों के आपराधिक इतिहास की जानकारी में जुट गई है। और वहीं देह व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। रुड़की पुलिस ने 3 महिला और 2 पुरुष समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से अनापत्ति सामग्री और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। दरअसल रुड़की शहर में होटलों के लेकर मिल रही अवैध देह व्यापार की सूचना पर एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में सत्यम पैलेस होटल में छापेमारी की गई है और इस दौरान पुलिस ने 3 महिला 2 पुरुष और होटल संचालक सहित जिस्म फरोशी में लिप्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने नोडल अधिकारी सुरेंद्र बलूनी ने बताया है कि आरोपी ने होटल को लीज पर लेकर पिछले 3 सालों से देह व्यापार चला रहा था। ब्रोकर ओशा राव और नीरज शर्मा रुड़की क्षेत्र में देह व्यापार के धंधे में काफी सक्रिय हैं। पहले भी अनैतिक देह व्यापार के आरोप में जेल जा चुके हैं। श्रीनगर से ऋषिकेश आ रही सवारियों से भरी बस ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क पर पलट गई। आपको बता दें कि श्रीनगर देवप्रयाग ऋषिकेश में बछेली खाल के समीप श्रीनगर से ऋषिकेश जा रही सवारी बस ब्रेक फेल होने की वजह से सड़क पर पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में बस में सवार 30 सवारियों में से 2 व्यक्ति घायल हो गए। बाकी अन्य सवारियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गई, जहां पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उपचार के लिए भेजा गया और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के दौरान बस में अचानक ब्रेक फेल हो गए थे, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई, लेकिन चालक की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होते ही चालक ने मिट्टी के ढेर पर बस टकरा दी, जिससे कि बस की रफ्तार धीमी हो गई और बस सड़क पर ही पलट गई। अगर समय रहते चालक सूझबूझ नहीं दिखाया होता तो बस खाई में गिर सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि बस में सवार किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। हल्द्वानी के हल्दू पोखरा रोड स्थित एक स्कूल के पास फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। वहीं जमकर ईंट पत्थर और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। घटना में 3 युवक घायल हो गए, जिसमें एक की गोली लगने से स्थिति बेहद गंभीर है। कार सवार युवकों पर हमले और फायरिंग से पूरे शहर में दहशत फैला दी है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी प्रकाश चंद और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत सोशेला तिवारी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से एक घायल को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि 2 गुटों के बीच आपसी रंजिश की वजह से ये हमला हुआ है और पुलिस ने हमलावरों को तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दो गुटों में आपसी संघर्ष में नैनीताल घूमने आए एक पर्यटक पर अज्ञात लोगों द्वारा चाकू से हमले की घटना
से शहर में सनसनी फैल गई है। जी हां, मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में संलिप्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल तीनों आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान सौरभ, सूरज कुमार और दिनेश आर्य के रूप में हुई है। उन्होंने कहा है कि जनपद के किसी भी स्थान में ऐसी कोई भी अराजकता और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और वहीं उच्च न्यायालय का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। जी हां, आपको बता दें कि कल बुधवार को स्टे, वैकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी और ऐसे में आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया है और ऐसे में खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल होगी सुनवाई। तो देखिए, उच्च न्यायालय की त्रिस्तरीय पंचायत पर जो चुनाव पर रोक लगातार बरकरार है और कल यानी कि बुधवार को स्टे, वैकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में भी सुनवाई होगी, जहां आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया है। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है और ऐसे में देखना होगा कि कल क्या कुछ सुनवाई होती है, लेकिन इस बीच मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल होगी सुनवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, सबसे पहले बताएं कि आखिर ये रोक क्यों लगी है? हाँ, बिल्कुल कहें सपना, सबसे बड़ी बात है कि 21 तारीख को चुनाव आयोग ने 12:30 प्रेस वार्ता बुलाई और उसके बाद आचार संहिता लगी और चुनाव का, पंचायत चुनाव का पूरा प्रोग्राम उन्होंने जारी कर दिया। जब प्रोग्राम जारी होता है तो उसके बाद आचार संहिता मिल जाती है उसी समय से। और जब चुनाव की घोषणा की गई, 10 तारीख को पहला चरण और 15 तारीख को दूसरा चरण रखा गया और 19 तारीख को मतगणना रखी गई है। तो इसके बाद कई मामले माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे थे, जिसके बाद सोमवार को जब माननीय डबल बेंच में जब इसको लेकर सुनवाई हुई जनहित याचिका पर, तब कोर्ट ने उन्होंने कहा कि जो इसका नोटिफिकेशन जारी होना था वो नहीं किया गया, जो आरक्षण को लेकर और जो कई चीजों को लेकर जारी होता वो नहीं किया गया और उसके इन्होंने आचार संहिता लगा दी गई, जिसको देखकर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने जो कार्रवाई थी, जो चुनाव की प्रक्रिया थी, उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब अगली सुनवाई होगी तो उसके बाद जो जवाब मांगा सरकार से, और जब ये मामला निकल के आया तो सभी लोगों ने, चाहे राजनीतिक पार्टी, सभी ने कहा कि जो माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। तो उसके बाद जो पंचायती राज सचिव थे उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन जो था वो प्रिंटिंग प्रेस, जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है उनकी, वहां पर छपना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज ही हम एक प्रति वहां से छपवा के माननीय उच्च न्यायालय में कल हम पेश करेंगे। और आज सरकार ने उसका जवाब दिया, वो प्रति वहां पर दी गई। तो कोर्ट ने उन मामलों इस पर सुनवाई करते और भी अन्य आरक्षण को लेके और भी सिंगल रेस्ट और भी जो इसी को जुड़े हुए कई मामले थे, सबको क्लब करते हुए कल दोपहर 2 बजे इसकी सुनवाई करने की बात कही है। और तब तक उन्होंने कहा है जो स्थिति, जो रोक वाली स्थिति है वो यथावत जारी रहेगी। स्टे के बाद से चुनाव प्रक्रिया में क्या कुछ असर पड़ेगा, और ये भी हमें बताएं कि कल सुनवाई होगी, क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है, क्या कुछ सुनवाई हो सकती है? जिस पे आपत्ति लगाई थी, कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और उसके बिना किए ही और सरकार ने चुनाव आयोग ने जो ये चुनाव की घोषणा कर दी है उसको उन्होंने उचित नहीं माना और तब तक के लिए उन्होंने चुनाव की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। फिर मैंने कहा ना, सरकार की तरफ से बयान आया और आज जो उसकी नोटिफिकेशन की प्रति थी वो माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में दाखिल कर दी गई है और सरकार की तरफ से आज ही कहा गया था कि इस पे सुनवाई की जाए। आप नजर बनाए रखिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कल सुनवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।